अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद सालिम और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर नैन अकेडमी के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और जो आपने हमारा जो प्रीवियस लेक्चर है, लेक्चर नंबर 17, वो लाजमी लिया होगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हमने मेनली डिस्कस करना है वो हमारे पास क्या है, बेसिकली ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ वॉन न्यूमैन कंप्यूटर्स। ठीक है, मेनली आप इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, क्योंकि जो जिस जनरेशन की हम ये बात डिस्कस करने जा रहे हैं वो मेनली हमारे पास फर्स्ट जनरेशन का है। ठीक है, बेसिकली जो हमारे पास ये कंप्यूटर है वॉन न्यूमैन कंप्यूटर, ये 1940s का कंप्यूटर है जो हमारे पास फर्स्ट कंप्यूटर जनरेशन कंसिडर किया जाता है। फिर उसके बाद एडवांसमेंट आई 1956 से 1964 तक, कंप्यूटर की जनरेशन ये हो गई। फिर उसके बाद जनरेशन नंबर 3 आई, फिर 4। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लास्ट जनरेशन जो आज फिफ्थ जनरेशन चल रही है। मौजूदा दौर के अंदर जो लैपटॉप्स हैं वो आप देखते हैं बहुत स्लिम होते हैं, फोन्स आ गए हैं एसस। ये हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक आइडिया करवाने के लिए कि जो जनरेशन का सिलसिला हम कंटिन्यू हुआ था 1940 के अंदर, वो आज मौजूदा दौर में कितनी एडवांसमेंट पकड़ चुका है। उसके अलावा हमारे पास जो ये हम कंप्यूटर डिस्कस कर रहे हैं ये हमारे पास 1940s का कंप्यूटर है। ठीक है, अब हमारे पास मेनली जो टॉपिक का नेम है आर्किटेक्चर ऑफ वॉन न्यूमैन कंप्यूटर्स। ठीक है, अब जो आपको ये साइंटिस्ट नजर आ रहे हैं मेनली ये जॉन वॉन न्यूमैन, बेसिकली इन्होंने ही इस कंप्यूटर को आप कह लें डिजाइन किया था और उसके बाद इनको प्रैक्टिकली वर्किंग में लाए थे। इसी के नेम की बेसिस पर हम इनको वॉन न्यूमैन कंप्यूटर बोलते हैं। स्टार्टिंग में कुछ हम इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हमारे पास यही चीज है कि जो वॉन न्यूमैन है आर्किटेक्चर, वो कंप्यूटर पैराडाइम। ठीक है, पैराडाइम का मतलब होता है मिसाल, कोई भी एग्जाम्पल। डैट डिलाइनेट्स का मतलब होता है बयान करना। अ सिस्टम इन विच हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर हैज फोर प्राइमरी कंपोनेंट्स। ठीक है, फोर प्राइमरी कंपोनेंट्स का क्या मतलब है कि हमारे पास ऐसे कंपोनेंट्स जो मेनली कंप्यूटर की बिल्डिंग में रोल प्ले करें, कि कंप्यूटर जिनसे मिलके बना हुआ है। अब उनमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर आता है वो हमारे पास किसका आता है, मेमोरी। फिर सेकंड नंबर पे सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो आज के मौजूदा दौर के जो एडवांस कंप्यूटर है उसमें भी मौजूद होता है। इनपुट मैकेनिज्म और आउटपुट मैकेनिज्म। ठीक है, ये वो मॉडल है जो जॉन वॉन न्यूमैन मॉडल कहा जाता है इसको, और वॉन न्यूमैन ने बेसिकली इसको पेश किया था। अब हम नेक्स्ट इसकी कंपोनेंट्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, मेनली जिस तरह हमने पहले बात की, मेनली इसका कंपोनेंट क्या है, मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट मैकेनिज्म और आउटपुट मैकेनिज्म। याद रखें जो हमारे पास इनपुट मैकेनिज्म है, इनपुट मैकेनिज्म के अंदर कीबोर्ड, माउस, ये वाली चीजें इंक्लूड है। ठीक है, और आउटपुट मैकेनिज्म के अंदर मॉनिटर, प्रिंटर, जो हमें आउटपुट रिजल्ट परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद याद रखना है कि ये 1940s का कंप्यूटर है। ठीक है, अब हमारे पास जो आपको ये पिक्चर शो हो रही है कि जिसमें हमारे पास मेनली आपको वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर दिखाया गया कि हमारे पास जो कंप्यूटर था वो किस तरह वर्किंग करता था। कि इसमें एक इनपुट है और अगर आप देख रहे हैं तो दूसरी साइड पे आउटपुट भी मौजूद है। ठीक है, और जो सेंटर में ये आपको नजर आ रहा है ये हमारे पास क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम सीपीयू बोलते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास एक कंट्रोल यूनिट है, अरिथमेटिक या लॉजिक यूनिट्स हैं। ठीक है, ये और एक मेमोरी यूनिट भी है। मेनली जो इन तीनों की फंक्शनिंग है ये किस तरह इस कंप्यूटर में काम करती है, हम इसको फर्दर आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और हमारे पास आप कह लें कि बोटल नेक का इधर मतलब है कि रुकावट, कि मेनली हमारे पास जो ये मेमोरी और आप इनके दरमियान में कनेक्शन देख रही हैं, तो जो डाटा इनपुट से आता है वो हमारे पास सीपीयू से होता हुआ मेमोरी यूनिट के अंदर स्टोर होता है
और फिर उसके बाद इसमें स्टोर रहता है, और जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को रिक्वायर होता है तो वो मेमोरी यूनिट से ले लेता है उसको। तो आप कह लें कि यहाँ हमारे पास इस कंप्यूटर के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, वो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो उसमें हमारे पास एक बोटल नेक का डिसएडवांटेज हम देखेंगे। फर्दर हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल मेमोरी क्या है। ठीक है, मेमोरी हमारे पास स्टोर इनपुट डाटा। बेसिकली मेमोरी का काम, हमारे फोन की मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी, हम आमतौर पे मेमोरी का लफ्ज बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जो स्टोर इनपुट डाटा और प्रोग्राम, ठीक है, इनपुट डाटा और प्रोग्राम्स वगैरह इसमें स्टोर किए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस प्लस प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग करनी है। ये प्रोग्राम मेनली हम कहते उसे हैं जो इंस्ट्रक्शन हम खुद प्रोवाइड कर रहे हैं उसको प्रोग्राम बोलते हैं। A set of instruction that provide to the computer is called program। ठीक है, तो हमारे पास मेमोरी के अंदर दो चीजें स्टोर होती हैं, ये बात आपने याद रखनी है। एक इनपुट डाटा है और उसके अलावा दूसरा कौन सा है, प्रोग्राम। क्लियर होगी। इसके बाद हमारे पास मेमोरी को समझने के लिए हमारे पास रैम की एग्जांपल दी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, लोड्स ऑफ प्रोग्राम। अब देखिए, लोड्स ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम इधर वही जो हम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर फास्टर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन का मतलब है कि शो करवाना। एग्जीक्यूशन का क्या मतलब है, कि शो करवाना। कंपेयर्ड कंपेयर्ड टू रनिंग फ्रॉम अ हार्ड डिस्क। ठीक है, जो रैम है हमारे जो मौजूदा दौर है उनके अंदर मेनली हम रोम और रैम को यूज करते हैं एज मेमोरी, जिससे हमारे पास जो कंप्यूटर की फंक्शनिंग है वो फास्ट होती है। अगर हमारे पास हार्ड डिस्क का काम भी तो मेनली मेमोरी स्टोरेज ही है, लेकिन हार्ड डिस्क एज सच फास्टर काम नहीं परफॉर्म करती। इसी वजह से हम रैम और रोम एज सच टेम्परेरी मेमोरी के तौर पर यूज करते हैं। ठीक है, और जो इसमें आपने बात याद रखनी है वो याद रखनी है, मेमोरी जो हमारे पास वॉन न्यूमैन कंप्यूटर्स है उसकी जो मेमोरी है, मेन मेमोरी, वो दो चीजों को स्टोर करते हैं, एक इनपुट डाटा और दूसरा प्रोग्राम। अब नेक्स्ट हम फर्दर आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारे पास मेनली सीपीयू भी है। अब सीपीयू का मेनली काम, जो जितने भी हमारे पास कंप्यूटर कह लें कि कंप्यूटर में आमतौर पर मॉनिटर, इसके अलावा सीपीयू, माउस, कीबोर्ड ये वगैरह चीजें नजर आती हैं। लेकिन जितनी भी फंक्शनैलिटी होती है कंप्यूटर का, जो आप कह लें कि ब्रेन, वो हमारे पास क्या है, सीपीयू। ठीक है, उसके बाद परफॉर्म कंप्यूटेशन एंड एग्जीक्यूट कमांड। परफॉर्म कंप्यूटेशन एंड एग्जीक्यूट कमांड्स। ठीक है, ये कमांड्स वगैरह को रिप्रेजेंट कर रहा है। कंप्यूटेशन का मतलब जितनी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, और उसके अलावा जितने भी कमांड्स से मुराद जो इंस्ट्रक्शन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी काम करने के लिए हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, तो उसकी जितनी कमांड है वो सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, अब हमारे पास जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसके दो कंपोनेंट है। एक क्या, कौन सा कंपोनेंट है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको मेनली हम एएलयू भी बोलते हैं सिंपल वर्डिंग में, और दूसरा क्या है, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, अब जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, हैंडल मैथमेटिकल एंड लॉजिक टास्क। आप कह लें कि जितनी भी नंबरिकल वैल्यूज है, हमने एडिशन करनी हो, सब्ट्रैक्शन करनी हो या मल्टीप्लिकेशन करनी हो, वो हमारे पास सीपीयू के अंदर कौन परफॉर्म करेगा, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। और उसके अलावा जो कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट का मेनली काम क्या है, इसके लिए ये सुपरविजन करता है। क्या करता है, सुपरविजन के कोई काम हो रहा है, किस तरह हो रहा है, प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, डायरेक्ट द एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी बेस्ड ऑन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। कि सीपीयू के अंदर जो भी हमारे पास, आपको पता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, उसके अलावा मेमोरी मौजूद होती है, कुछ रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, जिनका काम भी मेन, जो रजिस्टर्स है उनका काम भी मेनली मेमोरी को स्टोर करना ही है। तो ये आप कह लें कि सबकी सुपरविजन करता है, सबके दरमियान कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है। अब हमारे पास मेनली इंश्योर प्रॉपर एंड टाइमली एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क। मिसाल के तौर पर अब जो सेंट्रल यूनिट है इसको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की जा रही है कि मिसाल के तौर पे हमने कंप्यूटर को काम दे एक कुछ डाटा प्रोवाइड किया है, सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब ये डाटा प्रोवाइड कर दिया और हमने कहा है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन भी करनी है, इसको प्लस भी करना है, इसको माइनस भी करना है, लेकिन किस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, हमने ये कंप्यूटर को बता दिया सारा कुछ।
लेकिन अब हमारे पास जो कंप्यूटर वो ऐसी मशीन है, ठीक है। कंप्यूटर अगर हमारे पास सारे डाटे को इकट्ठा प्लस नहीं करती तो हमारे पास आउटपुट आएगा वो रॉन्ग होगा, ठीक है। तो और उसके अलावा हमारे पास डाटा प्रोवाइड होगा हमें, वो भी गलत होगा। तो मेनली ये इस चीज को कंफर्म करती है कि जो चीजें वो क्या हो, टाइमली हो, वक्त पर हो, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल ले लें कि मिसाल के तौर पे जंग लगी हुई है और हथियार अभी मिलिट्री बेस से आ रहे हैं, ठीक है। तो जंग अगर इतनी शदीद हो जाए और जो हथियार हैं, जो हमारे पास वेपन्स हैं, वो टाइमली ना पहुंचे, ठीक है, तो आप कह लें कि जंग हार जाएंगे। तो हमारे पास ये उस टाइम को मैनेज करती है कि हमारे पास जो कंप्यूटर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो मिलकर जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको टाइम को मैच करके चलती है ये, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या है, इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस क्या लिए, इनपुट मैकेनिज्म जो इनपुट डिवाइसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब इनपुट डिवाइसेस बेसिकली जो यूजर्स हैं, इस्तेमाल करने वाले, उनको डाटा और इंस्ट्रक्शन या आप कह लें प्रोग्राम, ठीक है, ये प्रोवाइड करने में रोल प्ले करते हैं। जिस तरह इसमें कीबोर्ड आ जाएगा, माउस आ जाएगा और माइक्रोफोन आ जाएगा। तो सब के सब क्या है, इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइसेस जो मेनली डिस्प्ले का काम कर रहे हैं, ये जो कंप्यूटर से आउटपुट को शो करवा रहे हैं, जिसमें मेनली मॉनिटर आ जाएगा जो शो प्रोसेस डाटा, जो हमें स्क्रीन पर जो डाटा वगैरह या जो भी रिजल्ट हमने कंप्यूटर को काम दिए वो शो करवाता है उसके आउटपुट। और प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जिसमें हम प्रिंटिंग वगैरह का काम करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है सिस्टम बस। क्या आ जाता है, सिस्टम बस। सिस्टम बस का जो काम है, ठीक है, वो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब हमारे पास जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। जिस तरह मैंने बात की कि हमारे पास अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, उसके अलावा हमारे पास कंट्रोल यूनिट है, उसके अलावा मेन मेमोरी है और कुछ रजिस्टर्स वगैरह भी इंक्लूड होते हैं। तो अब हमारे पास जो प्रोसेसर वगैरह है, तो अभी डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद तो हैं लेकिन जो उनके दरमियान लिंकिंग है, ठीक है, कि वो किस तरह लिंक है आपस में, वो किस तरह आपस में, मिसाल के तौर पे जो अर्थमेटिक लॉजिकल रीजन यूनिट है उसने अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर ली है। तो अब जो रिजल्ट है वो अब आप कह लें कि मेमोरी की तरफ भेजेगा और कंट्रोल यूनिट बेसिकली उस चीज को देख रहा है कि प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। और फिर वो कह लें कि मेमोरी में जाएगा या डायरेक्ट आउटपुट शो होगा। तो ये कंपोनेंट्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन का काम कर रहा है वो आप कह लें कि ये सिस्टम बस है, ठीक है। अब हम इसकी डिफाइन कर लेते हैं। हमारे पास जी तेरा कम्युनिकेशन मैकेनिज्म फॉर डाटा ट्रांसफर विद इन अ सिस्टम, कि एक सिस्टम के अंदर जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, मेनली सीपीयू के अंदर जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो सिस्टम बस का है, ठीक है। जिसकी हमारे पास कुछ टाइप्स कह लें आप कि डाटा बस का काम क्या होगा कि डाटा को आप कह लें कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ठीक है। कि हमारे पास हमने जो इनपुट इंस्ट्रक्शन वगैरह दी है वो मेमोरी के अंदर स्टोर हुई है, फिर मेमोरी से आगे हमारे पास अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को ट्रांसफर हुई है, वहां उसने मैथमेटिकल कैलकुलेशन की है, फिर दोबारा मेमोरी, तो फिर उसके बाद हमें आउटपुट वगैरह शो होती है। तो डाटा बस का काम क्या है, डाटा ट्रांसफर करना। एड्रेस बस का काम क्या है, एड्रेस, कि हमारे पास जिस तरह अगर हमने कोई भी लेटर वगैरह किसी को कह लें कि भेजना हो, तो हम क्या करते हैं उसके ऊपर उसका मुकम्मल एड्रेस लिखते हैं कि इस गली के अंदर, इस घर के अंदर ये बंदा रहता है। तो उसका एड्रेस लिखने के बाद ही हम पहुंचाते हैं। तो मेनली इसी तरह जब हम इंस्ट्रक्शन वगैरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो ये जितने भी एड्रेस वगैरह होते हैं कि हमने एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, इन सब के एड्रेस बने हुए हैं हमारे पास मेमोरी के अंदर, वो एड्रेस मौजूद होते हैं। मेनली उन तक हमारे पास हमारी इंस्ट्रक्शन जाती हैं, फिर वो देखते हैं कि किस एड्रेस के साथ मैच हो रहा है, कि मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, इसको आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसके बाद आगे फर्दर की फंक्शनिंग परफॉर्म होती है। उसके बाद कंट्रोल बस का काम क्या है कि जो सिग्नल्स को कंट्रोल करता है। मैंने भी आपको बताया था कि जो कंट्रोल यूनिट है, ठीक है, जो सबकी सुपरविजन कर रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है, अब वो किस तरह कर रहा है, बेसिकली कंट्रोल सिग्नल की हेल्प से। किसकी हेल्प से कर रहा है, कंट्रोल सिग्नल की हेल्प से, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है, मेनली हमारे पास फर्दर स्टेजेस ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग इन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। आप इसको ये भी नाम दे सकते हैं
साथ ही साथ आप इसको, आपकी बुक में जो नाम दिया हुआ है वो है वर्किंग का, तो इसका नाम दिया हुआ है वर्किंग। ठीक है, तो आप इसका वर्किंग का नाम भी दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि आपकी बुक के अंदर के हमारे पास जो ये कंप्यूटर है वो न्यूमैन कंप्यूटर, ये फंक्शनिंग किस तरह परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये क्या फंक्शन किस तरह परफॉर्म कर रहा है ये देखें। अब हमारे पास जो आपकी बुक में स्टार्ट आउट हो रहा है वो ये फैचिंग से स्टार्ट आउट हो रहा है, फैचिंग के बाद डिकोडिंग की तरफ आ रहा है, फिर एग्जीक्यूशन आ रहा है, तो फिर उसके बाद दोबारा स्टोर। तो मेनली ये कंप्लीट साइकिल होता है। ठीक है, कंप्लीट साइकिल है कि हमने इनपुट वगैरह प्रोवाइड किया है, इनपुट वगैरह हमारे पास प्रोवाइड करने के बाद वो स्टोर कहाँ होगा, रैम के अंदर जो एज मेमोरी है। ठीक है, फैचिंग का मतलब लाना वगैरह, हम बाकी इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे, ये आपको साइकिल याद होना चाहिए। फैचिंग का मतलब मेनली लाना, ठीक है, या जो इंस्ट्रक्शन वगैरह हम कंप्यूटर को दे रहे हैं वो रैम तक लाता है, उसके बाद फिर जो इंस्ट्रक्शन वगैरह हमने प्रोवाइड की होती है रैम से, वो आगे कंट्रोल यूनिट उसको डी कोड करता है जो इंस्ट्रक्शन, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हम जिस लैंग्वेज में हम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो हमारी अपनी लैंग्वेज है, लेकिन एक कंप्यूटर की एक खुद की लैंग्वेज है जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, जो हम फर्दर नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसको डिकोड करता है, फिर उसके बाद हमारे पास आपको पता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसमें मेनली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह इंक्लूड होती है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जब उसका कोई आंसर वगैरह आता है वो दोबारा रैम के अंदर स्टोर हो जाता है, और साथ ही में मॉनिटर जो हमारे पास आउटपुट डिवाइस है उस पर हमें एग्जीक्यूट भी होता है। अब हम इन चारों की आप कह लें कि जो डिटेल है वो फर्दर आगे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास ये फैचिंग है, फैचिंग का मतलब मेनली लाना। अब इसके सबसे पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं, डिस्क्रिप्शन है क्या। द सीपीयू रिट्रीवर्स, रिट्रीवर्स का मतलब है दरियाफ्त करना, ठीक है, दोबारा हासिल करना। द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, जो सीपीयू है वो मेमोरी से बेसिकली इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन को हम प्रोग्राम भी बोलते हैं जो हमने खुद प्रोवाइड की होती है। स्पेसिफाइंग द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, कि जो इंस्ट्रक्शन हमें मिसाल के तौर पे एडिशन की, एडिशन का कमांड दिया, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की है, वो किसमें स्टोर हो गया, मेमोरी के अंदर। अब हमारे पास मेमोरी से सीपीयू क्या करता है, उस इंस्ट्रक्शन को लेता है कि ताकि हमारे पास वो जो ऑपरेशन हमने परफॉर्म करवाना, जो काम करवाना वो स्पेसिफाई हो सके, कि हमने खाली एडिशन करवाना, सब्ट्रैक्शन करवाना, ये दोनों करवाना है। ठीक है, उसके बाद की कंपोनेंट्स क्या है इसमें, मेनली मेमोरी है, सीपीयू है जो मेनली हम पीसी काउंटर भी बोलते हैं, और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जिसकी अभी मैं आपको बात बता रहा था, जो रजिस्टर है ये भी मेनली टेम्परेरी मेमोरी स्टोर करते हैं। ठीक है, अब इसका काम किस तरह है कि प्रोग्राम काउंटर स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जो हमारे पास पीसी है या सीपीयू या मेमोरी के अंदर हमारे पास जो हमने इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की होती है वो स्टोर होती है, और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का वेट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अभी हमने एडिशन की इंस्ट्रक्शन दी है कंप्यूटर को, और उसने वो हमें ऐड करके रिजल्ट प्रोवाइड कर दिया, लेकिन बाद में हमें याद आया कि हमने इसको इसमें सब्ट्रैक्ट भी करना था कुछ चीज, तो हम फर्दर उसके अंदर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो भी उसका भी रिजल्ट हमें प्रोवाइड कर देता है। जो उससे पहला डाटा होता है वो कहाँ स्टोर होता है, मेनली मेमोरी के अंदर हमारे पास स्टोर होता है। ठीक है, अब उसके बाद इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड एंड प्लेस्ड इन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, रजिस्टर को मैंने आपको बताया था कि ये मेनली बहुत टेम्परेरी मेमोरी स्टोर करता है, और जो मेमोरी की इसके अंदर आप कह रहे हैं कि जो स्पेस होती है वो बहुत कम होती है, 8 बिट 16 बिट। ठीक है, जो हमारे पास ये बिट आप कह लें कि हमारे पास जो स्पेस है या डाटा है, जिस तरह हम इस्तेमाल करते हैं जीबी का लफ्ज, ठीक है, कि 1 जीबी डाटा रह गया, 2 जीबी, तो इसमें भी हमारे पास जो डाटा स्टोर हो सकता है वो 8 बिट 16 बिट का स्टोर हो सकता है। अब हमारे पास है मेनली डिकोडिंग। हमने फैचिंग तो डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने क्या किया कि जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर हमने प्रोवाइड की कंप्यूटर को, अब उसको रैम के अंदर स्टोर कर लिया जाता है, और फिर सीपीयू जब उसकी आगे फर्दर फंक्शनिंग परफॉर्म करना शुरू करता है तो ऑपरेशन को स्पेसिफाई करने के लिए उससे वो इंस्ट्रक्शन ले लेता है। अब उसका बाद है डिकोडिंग। डिकोडिंग का क्या मतलब है कि हमारे पास डिकोड करना, जो इंस्ट्रक्शन हमने प्रोवाइड किए वो हमने अपनी लैंग्वेज में प्रोवाइड की है, लेकिन जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो टोटली डिफरेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हमारी गिवन इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में। तो हमारे पास हो क्या रहा है, द कंट्रोल यूनिट एनालाइज द इंस्ट्रक्शन टू डिटरमाइन द रिक्वायर्ड एक्शन। ठीक है, की पॉइंट्स मेनली जो एक्शन हमें प्रोवाइड करना था उसको एनालाइज, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना है। कंट्रोल यूनिट इसमें मेनली फंक्शन परफॉर्म करता है,
ओपी ऑपरेशन कोड इज डिकोडेड। कि दोबारा वही बात कि अब एडिशन करेंगे हम, तो हमारे पास जो हमने एडिशन के लिए कमांड दी है, तो कंप्यूटर उस लैंग्वेज को नहीं समझ सकता जो हमने प्रोवाइड की है। तो कंप्यूटर के अंदर एक सिस्टम मौजूद है जो उसको डिकोड करेगा, उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, फिर उसके बाद उसको अंडरस्टैंड करेगा। नेसेसरी स्टेप्स एंड डाटा आर आइडेंटिफाइड। उसके बाद है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन हमारे पास मेनली एक किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करना, के उस चीज को परफॉर्म करना। द सीपीयू प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन विद कंप्यूटेशन हैंडल्ड बाय एएलयू, हैंडल्ड बाय एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड डाटा ट्रांसफर मैनेज बाय सीयू। ठीक है, सीयू कंट्रोल यूनिट को बोलते हैं। ये जो इंस्ट्रक्शन आई इसको हमने मेनली डिकोड किया। अब डिकोड करने के बाद उसको कहाँ भेज रहे हैं हम? एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में, जहां वो न्यूमेरिकल वैल्यूज जो भी ऑपरेशन वगैरह वो परफॉर्म होगा लॉजिकल। फिर उसके बाद डाटा जब जो भी आंसर होगा उसको मैनेज करके किसके पास भेजा जाएगा? सीयू के पास, कंट्रोल यूनिट के पास। बेसिकली ये सारा चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है? सीयू कंट्रोल यूनिट। अब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और इसके कंपोनेंट कौन कौन से? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और साथ में कंट्रोल यूनिट। ALU परफॉर्म कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन, ये बात हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं पीछे। इसके बाद CU इंश्योर डाटा फ्लो बिटवीन कंपोनेंट्स। ठीक है, और कंट्रोल यूनिट बेसिकली इस बात की यकीन दहानी करवाता है कि जो डाटा फ्लो हो रहा है वो एग्जैक्ट टाइम पर हो रहा है, प्रॉपर टाइम से हो रहा है, और हमारे पास कोई मिसकंसेप्शन तो नहीं आ रही कि डाटा गलत तो नहीं है। अब उसके बाद है हमारे पास स्टोरिंग। क्या है? स्टोरिंग के हमारे पास अब लास्ट के अंदर डाटा को क्या किया जाएगा? स्टोर। फर्स्ट ऑफ ऑल फैचिंग, फैचिंग के बाद हमारे पास हमने डिस्कस किया डिकोडिंग, उसके बाद एग्जीक्यूशन, लास्ट में क्या है? स्टोरिंग। इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है? द रिजल्ट इज इधर सेव्ड इन मेमोरी और सेंड टू एन आउटपुट डिवाइस। कि हमारे पास जो भी रिजल्ट आया है गिवन कमांड का, इंस्ट्रक्शन का, वो किस में स्टोर होगा? मेमोरी में स्टोर हो सकता है, उसके अलावा और आउटपुट डिवाइस जो मॉनिटर है उस पर शो होगा। ठीक है, की कंपोनेंट्स क्या है? मेनली मेमोरी है, उसके अलावा आउटपुट डिवाइसेस वगैरह इसमें क्या है? इंक्लूड है। अब कंप्यूटर रिजल्ट स्टोर्ड इन अ स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन और डिस्प्लेड ऑन द आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस पे शो होगा। अब हमारे पास मेनली जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। ठीक है, ये आप कह लें कि इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इजी भी है। अब हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वॉन न्यूमैन कंप्यूटर की, वो क्या क्या है? मेनली हमारे पास सिंगल मेमोरी स्टोर है। ठीक है, इसमें हमारे पास, हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि जो मेमोरी है वो क्या, मेमोरी दो चीजें स्टोर करती है। एक इनपुट डाटा स्टोर करती है और दूसरा प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या था? जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम प्रोवाइड कर रहे हैं कंप्यूटर। ठीक है, तो अब देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। हमारे पास मेनली जो हम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को डिस्कस कर रहे थे कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और डाटा, इनपुट डाटा को मेनली एक ही मेमोरी के अंदर स्टोर किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास उस 1940s के अंदर कुछ ऐसे कंप्यूटर भी बनाए गए थे जिसमें हमारे पास जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है, उसके अलावा जो इनपुट डाटा है, उनके लिए अलग अलग आप कह लें कि हमारे पास मेमोरीज वगैरह डेवलप की गई थी। एग्जाम्पल क्या है? इन द कंप्यूटर गेम द गेम कोड एंड डाटा स्कोर्स प्ले पोजीशन आर बोथ स्टोर्ड इन रैम, कि एक ही मेमोरी के अंदर इनको स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो ये आप कह लें कि बहुत ही ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म थी कंप्यूटर की। अब नेक्स्ट है हमारे पास सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन फर्स्ट हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखी वो कौन सी थी? हमारे पास मेनली सिंपल या सिंगल मेमोरी। और हमारे पास जो सेकंड वन है वो सिक्वेंशियल इक्वेशन है। सिक्वेंशियल इक्वेशन कि आप जिस जो डाटा जिस सीक्वेंस में प्रोवाइड कर रहे हैं, कंप्यूटर उसका अकॉर्डिंग आपको फंक्शन परफॉर्म करके देगा मेनली, और विद द स्पेसिफिक टाइम। क्योंकि हमारे पास जो कंप्यूटर के अंदर एट ए टाइम बहुत से फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं, तो हमारे पास जो टाइम है, ठीक है, इसका खास ख्याल रखा जाता है। कि मिसाल के तौर पर अभी आपने कोई भी कमांड वगैरह दिया कंप्यूटर को कुछ भी, कि फोल्डर ओपन करो, तो अगर कंप्यूटर उसको आपको ओपन करके दे 2 से 3 मिनट के बाद, तो उस टाइम तक तो फायदा नहीं है, क्योंकि आपको वो फोल्डर अभी ओपन चाहिए। तो इस तरह की वो टाइमली चीजों को मैनेज करता है। अब देखें हमारे पास डिस्क्रिप्शन का, इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड वन एट अ टाइम, एक वक्त में सिर्फ एक, इन डिफाइंड सीक्वेंस।
जो सीक्वेंस आपने खुद प्रोवाइड किए हैं। व्हेन रनिंग अ प्रोग्राम स्टेप्स आर एग्जीक्यूटेड इन ऑर्डर दे वर रिटन। वही बात है कि सीक्वेंस में हमारे पास चीजें प्रोवाइड करता है जिस तरीके के हम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे। अब जो ये हमारे पास है स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि हमारे पास ये भी स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट भी है कि जो भी चीजें वगैरह हमारे पास हम कंप्यूटर से परफॉर्म करवाती हैं वो मेनली सिंगल मेमोरी के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो वॉन न्यूमैन का आप कह लें कि हमारे पास जो टॉपिक है इसमें आखिरी दो चीजें रह गई, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब जो एडवांटेज है हमारे पास इसके अंदर और डिसएडवांटेज है वो हम देखते हैं कि क्या है। मेनली एडवांटेज क्या है, सिंप्लीफाइड डिजाइन। सिंप्लीफाइड डिजाइन किस तरह, तो जो इंस्ट्रक्शन है और जो डाटा है वो सिंगल मेमोरी या सेम मेमोरी के अंदर क्या है, स्टोर है। जो इस आप कह लें कि इस कंप्यूटर के जो सिस्टम है इसको बहुत ज्यादा सिंपल बनाती है और इसके दरम्यान फ्लेक्सिबिलिटी भी है। ये प्रोग्राम कैन बी अपडेटेड इजीली बाय चेंजिंग द मेमोरी कंटेंट। ये प्रोग्राम दोबारा वही बात, जो इंस्ट्रक्शन आप खुद कंप्यूटर को प्रोवाइड कर रहे हैं वो प्रोग्राम है, ठीक है। आप उसको इजीली चेंज कर सकते हैं, किस तरह, आप इनपुट को चेंज करने करके, ठीक है। जैसे ही आप इधर से कमांड को चेंज करेंगे उधर से आपका जो ऑपरेशन है, जो आपका काम हो रहा है वो भी चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास दो इसके एडवांटेज है। अब नेक्स्ट में क्या है, डिसएडवांटेज, ठीक है। अब हमारे पास मैंने स्टार्टिंग में बात जिस तरह की थी कि जो डिसएडवांटेज है उसमें हम ये बोटलनेक का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। बोटलनेक का मेनली मतलब होता है रुकावट। द सिंगल मेमोरी एरिया क्रिएट्स अ लिमिटेशन वेयर the CPU speeds in retrieving instruction and data is reduced। सिंपल आप कह लें कि जो हमारे पास ये वॉन न्यूमैन बोटलनेक है, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो मेमोरी है वो लिमिटेड है, उसके अंदर जितना डाटा स्टोर हो सकता है वो होगा। और उसके अलावा जब मेमोरी लिमिटेड है तो आप जब मेमोरी एक दफा फुल होगी उसके बाद आप जो मर्जी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते रहें वो स्टोर नहीं होगी, जिसकी वजह से जो कंप्यूटर की फंक्शनिंग है उस पर इफेक्ट होगा और वो आप रिड्यूस हो जाएगी। उसके अलावा सिक्योरिटी रिस्क, ठीक है। स्टोरिंग बोथ इंस्ट्रक्शन एंड डाटा इन द सेम मेमोरी, एक ही मेमोरी में स्टोर होने की वजह से हमारे पास कुछ खतराहत, हमारे पास आप कह रहे हैं कुछ खतरे लाहिक हैं कंप्यूटर को। एज वन प्रोग्राम में अल्टर एंड अदर इंस्ट्रक्शन, ये हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन हमें प्रोवाइड किए हैं आपको पता है कि वो सब के सब कहाँ स्टोर होगी, मेमोरी के अंदर, और एक ही मेमोरी के अंदर, तो उनका आपस में इंटरकन्वर्टेबल या चेंज होने का खदशा है, जिसकी वजह से जो हमारा आप कह लें कि आउटपुट है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये मेनली इसके डिसएडवांटेज है, ठीक है। आज मेनली एक दफा मैं आपको समरी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आज हमने वॉन न्यूमैन कंप्यूटर डिस्कस किया है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसके बेसिक कंपोनेंट्स देखे, जिसमें हमारे पास रैम मेमोरी देखी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट देखा, इनपुट डिवाइसेस थे, आउटपुट डिवाइसेस थे। उसके अलावा सिस्टम बस वगैरह जो सीपीयू के डिफरेंट कंपोनेंट्स के दौरान में कम्युनिकेशन का काम करती है। फिर उसके बाद हमने बेसिकली उसकी वर्किंग देखी। वर्किंग में हमने चार चीजें देखी, एक फैचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूशन और स्टोरिंग, ठीक है। कि फैचिंग में क्या है कि हम खुद कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो रैम में स्टोर करता है, ये फैचिंग है। उसके अलावा डिकोडिंग क्या है कि अब रैम से जो हमने इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की है वो उसको कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ये डिकोडिंग है। एग्जीक्यूशन क्या है कि मेनली अब जो डिकोड इंस्ट्रक्शन है उसको हम भेजेंगे अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के पास, वहां वो अपनी कह लेंगे प्रॉपर ऑपरेशन वगैरह जो भी हमने कमांड दी है उसके अकॉर्डिंग फंक्शन वगैरह परफॉर्म करेगा। फिर उसके बाद जो लास्ट में स्टोरिंग, या हमारे पास जो डाटा आउटपुट है वो हमें मॉनिटर पे शो भी होगा और साथ में मेमोरी के अंदर स्टोर भी हो जाएगा। ये प्रॉपर उसकी फंक्शनिंग थी। फिर उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, मेनली दो कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारे पास, जिसमें फर्स्ट हमारे पास क्या थी, सिंगल मेमोरी, ठीक है, कि बहुत ज्यादा सिंपल है। उसके अलावा जो दूसरी है वो सिक्वेंशियल है, ठीक है। सिक्वेंशियल के सीक्वेंस का बहुत ख्याल रखता है कंप्यूटर। उसके बाद हमने एडवांटेज देखे और डिसएडवांटेज। अब जो एडवांटेज है वो हमारे पास मेनली एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है कंप्यूटर का, वॉन न्यूमैन कंप्यूटर। उसके बाद एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि हमारे पास इंस्ट्रक्शन को चेंज करने से हमारे पास जो ऑपरेशन वगैरह वो भी हमारे पास अल्टर हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। और जो इसके डिसएडवांटेज है, ठीक है, वो वॉन न्यूमैन बोटलनेक, उसके अलावा सिक्योरिटी रिस्क जो अभी हमने लास्ट में डिस्कस किए हैं। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, और अगर इसमें आपको किसी भी किस्म का कोई मसला हो या आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन रेज हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। शुक्रिया, खुदा हाफिज।